मिशन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारा ध्यान खींच रही हैं। लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी पा रहे हैं। मिशन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज फिर हम आप तक एक एक्सपर्ट टॉक लेकर आ रहे हैं और इस एक्सपर्ट टॉक के ज़रिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक नई तरह की रोशनी अपने एक्सपर्ट्स की बातों के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। तो हमारी एक्सपर्ट CS एकता निगम हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगी कुछ बातें बहुत विस्तार और एक बार फिर बहुत आसानी से, जहां आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर एंड सोशल एंटरप्राइज पर। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल एंटरप्राइज। जब मैं बात करूंगी सोशल की तो आप इसे वेलफेयर से कनेक्ट करेंगे और सोचेंगे कि ये तो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, इसमें बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर। जब ये टॉपिक लेके आए सोशल एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस को करते समय हमारे दो मकसद होते हैं। पहला, उस बिजनेस को सही से चला लेना, और दूसरा कि उससे हमें प्रॉफिट हो और हम सस्टेन कर सकें। सोशल एंटरप्राइजेज में भी ये दो मकसद होते हैं। दो तरीके से आप वेंचर कर सकते हैं। एक तो पूरी तरीके से बिजनेस करते हुए, यानी कि आपने कोई एक इंडस्ट्री चूज़ कर ली, अपने लिए प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है या सर्विस चूज़ कर ली है और आपने बिजनेस शुरू कर दिया। ये हो गया टोटली प्रॉफिट मेकिंग वेंचर। दूसरा यानी कि सोशल एंटरप्राइज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सोशल है, वो कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट ना बनाना ये मकसद नहीं है। क्योंकि अगर आप सोशल वेंचर भी करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी समस्या का, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, एनवायरमेंटल हो, उसका सॉल्यूशन ला रहे हैं, तो आप प्रॉफिट भी लाना चाहेंगे और ज़रूरी भी है। आप सस्टेन कैसे करेंगे, वो बिजनेस चलेगा कैसे, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन है वो पूरा सोशल एंटरप्राइज पे बेस्ड है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका काम कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड है, कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम से डील करना है, बट साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी कमाती हैं, ताकि जो उनका वेंचर है, जो उनका विजन है, जिसके लिए वो काम कर रही हैं, वो सस्टेन कर सके। तो इसी पे चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल एंटरप्राइज की, ये होते क्या है। सोशल एंटरप्राइज एक तरीके का बिजनेस मॉडल है जो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने आपको बात करी थी, वेदर इट इज़ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, यानी कि एक मकसद होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट के लिए वो सोशल एंटरप्राइज फॉर्म होती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो आजकल पहले भी डिस्कशन हुआ है हमारे प्रीवियस सेशन में, स्वच्छ भारत मिशन पे। आपने अगर इसी मिशन पे कोई NGO या कोई सोशल एंटरप्राइज फॉर्म करी हुई है, उसका मकसद तो सोशल है, लेकिन क्योंकि उसमें एक्टिविटी हो रही है, उसमें सामान आ रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ को भी चलाने के लिए उसमें पैसे आ रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है। ऐसे कोई भी सोशल एंटरप्राइज की बात करूं जहां पर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी मॉडल भी है उसके अंतर्गत, ताकि वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सके, चल सके, तो ये है पूरा सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टुगेदर विद प्रॉफिट सीकिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट लेके सोशल एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होती है। सोशल एंटरप्राइजेस को या सोशल एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिस्ट ने बहुत इजी टर्म में डिफाइन करा गया है। ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर जो देश की या सोसाइटी की या जहाँ पर रहता है वो उस सोसाइटी की, अपने आसपास के लोगों की या एनवायरनमेंट की कोई समस्या का सॉल्यूशन लेके आता है, ऐसे व्यक्ति को सोशल एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट किया जाता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्राइज के अंतर्गत ही आता है। तो जब बात करूंगी सोशल एंटरप्राइज की, तो जो उसके अंदर जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो वो फॉर्म करते हैं, उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। कोई भी एक नया आइडिया जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बड़े इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर सके या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ला सके। नॉर्मल बिजनेस, मैंने पहले भी बताया था, प्रॉफिट के बारे में सोचता है। यहाँ पर प्रॉफिट प्लस सोशल कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें एडेड हैं, तभी ये सोशल एंटरप्राइज है। जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन में, जो सोशल एंटरप्राइज है ये इन तीन ऑब्जेक्ट पे, जो तीन चीज़ें दिख रही हैं आपके स्क्रीन पे, इसके सराउंडिंग ही रहता है। पहली, एम्प्लॉयमेंट लेके आता है। डेफिनेटली आप जब कोई एंटरप्राइज कर रहे हैं, वेदर फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट और फॉर सोशल
कोर्स कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हमारी पॉपुलेशन आज की मैं बात करूँ तो 1.25 बिलियंस पहुंच गई है, बल्कि उससे भी ज़्यादा रोज़ की मात्रा से ये आंकड़े बढ़ते रहते हैं। उस पर ये एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। छोटे जिले लेवल पे, गांव में भी ये एम्प्लॉयमेंट लेके जाता है। तो जो सोशल एंटरप्राइज होते हैं वो केवल ही आपके अर्बन से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। बहुत सारे सोशल एंटरप्राइज या एनजीओज जो होते हैं ये विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे होते। तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उसकी रीच है, वो पूरी गांव से शहर या शहर से गांव तक होती है। तो एक कंप्लीट अपलिफ्टमेंट की बात करूं तो अपलिफ्टमेंट लेके आते हैं सोसाइटी पे एम्प्लॉयमेंट की थ्रू। दूसरी चीज़ है सर्विस डिलीवरी। जो मकसद होता है वो सर्व करना होता है, सोसाइटी को सर्व करना, एनवायरनमेंट को सर्व करना, कंट्री को सर्व करना, नेशन को सर्व करना। जो मकसद होता है वो बहुत ही क्लीन और प्रिसाइज होता है। इनकम जनरेशन, इनकम कंपोनेंट इसके अंतर्गत होता है ताकि ये सस्टेन कर सके, क्योंकि अगर इनकम नहीं है किसी भी एंटरप्राइज में तो वो सस्टेन नहीं कर सकती, वो रन नहीं कर सकती। तो इनकम जनरेशन ज़रूर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको सोशल एंटरप्राइज को बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कोई भी ऐसा वेंचर जो आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो किसी इनोवेटिव तरीके से या कोई रेगुलर तरीके से, और उसमें प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट भी हो ताकि वो सस्टेन कर सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आए, ऐसे इंटरप्राइजेस को सोशल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि सोशल उद्यमिता के अंतर्गत रखा जाता है। अब सवाल आएगा कि सोशल एंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन से वेंचर्स आप कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से वेंचर्स आप सोशल एंटरप्राइज के अंतर्गत ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करूंगी, एफपीओ। बहुत सुना होगा, जब रिसेंटली टैक्स के कुछ रिफॉर्म्स आए थे तो जो एफपीओ है वो एकदम लाइमलाइट में आई थी। एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट आया था उसके कुछ बेनिफिट्स थे, दैट इज़ वाई उसका जो पॉपुलराइजेशन है वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत तेज़ी से हुआ। एफपीओ कंपनीज एक्ट 1956 में पार्ट 9A में एग्जिट करता था। जो उसका सेक्शन था, जो उसका क्लॉज था, वो वहाँ पर था। लेकिन अवेयरनेस तब आई जब इसे इनकम टैक्स में 100% एग्जम्पशन दिया गया और इसमें कहा गया कि जो प्रोड्यूसर कंपनीज है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करके कोई अपना वेंचर शुरू कर सकती हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन इसमें रिफॉर्म आ गया और बहुत तेज़ी से काम होने लगा। एफपीओज होते क्या हैं? बेसिकली एफपीओज जो होते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में जाने जाते हैं। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत गवर्न होते हैं। 1956 में जो मैंने आपको पार्ट रेफर किया था, पार्ट 9A में जो भी इसके क्लॉजेस थे वो एज इट इज़ कंपनीज एक्ट 2013 में कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 होती है और मैक्सिममली आपको इसमें जितने मेंबर्स चाहिए होते हैं वो 10 होती है। अब ये कौन कौन फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि एफपीओ की बात करूँ तो इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है कि इनमें से कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज कहलाएंगे। वो हैं 10 और मोर प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल, या 2 और 2 से ज़्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, या कोई भी कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको पैरामीटर्स बनाए उसमें कोई भी कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूसर कंपनी के तहत इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इस पे जो मैं टैक्स बेनिफिट की आपसे बात कर रही थी कि इसमें 100% टैक्स बेनिफिट आया था और इसी वजह से इसके बारे में जो अवेयरनेस है ऑल ऑफ अ सडन लोगों में बहुत बढ़ गई। एग्रीकल्चरल इनकम को 100% टैक्स एग्जम्प्ट किया गया था। जो हमारा जो टैक्सेशन का पोर्शन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस बजट में, उसमें ये कहा गया था। लोग इसे थोड़ी गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर छोटी सी क्लैरिटी देना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं कि हमें एफपीओ फॉर्म करना है क्योंकि इसमें 100% टैक्स एग्जम्पशन है। 100% टैक्स एग्जम्पशन है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ में है, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो टैक्सेबल भी है, कुछ एक्टिविटीज़ का पार्ट जो है वो टैक्सेबल भी है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ, जो अगर आपका जो वेंचर है वो कोई ग्रीन टी जो है लीव्स है उसे ग्रो कर रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है, 100% पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। लेकिन जहाँ पर प्रोसेसिंग की बात आ जाएगी तो 40% उसका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस चीज़
को ध्यान में रखिए, अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड वो एक्टिविटी है, जुड़ी हुई है, तो एग्जाम्पशन है, लेकिन जहाँ पर आप प्रोसेसिंग लेके आ जा रहे हैं वो एग्जाम्पशन के दायरे से बाहर आ जाएगी और उसमें कुछ परसेंटेज का टैक्स भी लगेगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा, 100% टैक्स एग्जाम्पशन डेफिनेटली है। डॉक्यूमेंट्स में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, जिन्हें एफपीओ भी बोला जाता है और प्रोड्यूसर कंपनीज़ के टर्म में भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये इसमें एक क्राइटेरिया है कि कौन ये कंपनीज़ फॉर्म कर सकता है। एक तो मैंने बताया आपको कि 10 होने चाहिए और दो प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्म कर सकती हैं और कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म कर सकता है, चाहे वो 2 इंस्टीट्यूशंस और 10 इंडिविजुअल्स और प्रोड्यूसर्स का हो। इसमें जो है फार्मर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो ये पूरा डेवलपमेंट या जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, इसमें ये क्लैरिटी है कि ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल है ये उनके लिए नहीं गई, ये एक्सक्लूसिवली जो फार्म रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। यानी कि आम जो प्रोफेशनल्स हैं, हम और आप जैसे लोग नहीं बना सकते हैं। जिनका जो प्राइमरी प्रोड्यूस है, प्राइम एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, वही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मैं हाईलाइट या मेंशन करना चाहूँगी, वो है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग है, उसमें प्रोक्योरमेंट है, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, ये कुछ एक्टिविटीज़ है। अगर इससे रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। और जो उसके बेनिफिट्स हैं, जैसे 100% टैक्स एग्जम्पशन तो एक बेनिफिट है ही, एक और बेनिफिट इसमें दिया गया है कि जो मेंबर्स हैं वो आपस में कैश ट्रांजैक्शन, काइंड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो नॉर्मली कंपनीज में प्रोहिबिटेड होता है, इसमें वो अलाउ किया गया है। क्योंकि इसमें फार्मर्स की बेनिफिट के लिए वो लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए छोटी मोटी लैंडिंग जो है वो अलाउड करी गई है इन कैश। नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में जो है लैंडिंग जो है प्रोहिबिटेड है, आप किसी भी प्रकार की लैंडिंग नहीं कर सकते, तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। अब जैसे कि मैंने बताया, ये प्राइवेट कंपनी की तरह फॉर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म होती है। और प्लस एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पर, इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपने बना ली और आप सोचे एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, इसे ट्रीट तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कन्वर्ट करना चाहिए, आप नहीं कर सकते। या आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह कन्वर्ट करना चाहिए, आप नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ध्यान रखिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क कर रहा है वही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ऑप्ट करे और फॉर्म करे। डॉक्यूमेंट्स के तौर में बात कर लूँ, मैंने बताया जैसे कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह लिया जाता है। जब भी आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की सोचें तो डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिएगा और तब प्रोफेशनल एड लीजिएगा। आप चाहें तो www.mca.gov.in साइट विजिट करके भी समझ सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कौन सा फॉर्म जाता है और कैसे वो फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना चाहूँगी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन आईडी कार्ड ऑफ ऑल दी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनके चाहिए। मिनिमम मैंने बता दिया है आपको 10 मेंबर्स तो चाहिए, जिसमें से 5 डायरेक्टर होने चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी चाहिए। वोटर ID, पासपोर्ट, ये एड्रेस प्रूफ के तहत चाहिए। फिर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना की कॉपी देनी पड़ेगी, एज इन द प्रूफ ऑफ ऑपरेटिंग योर बिजनेस। और अगर वो या कोई एग्रीमेंट हो, अगर जो कम जगह है वो किसी डायरेक्टर के नाम पे हो, तब आपको एक NOC भी देनी पड़ेगी, एक रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी कि जो डायरेक्टर है उसने ये जगह जो है कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए दी गई है। एक चीज़ और ऐड कर दूं, क्योंकि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही अलाउड है, तो यहाँ पर आपको खसरा खतौनी भी देनी पड़ेगी। जो आप 10 मेंबर्स लेके आ रहे उनसे जुड़ी हुई कि वो कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करते हैं, ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर जो SDM से एक लेटर भी इशू कराना पड़ेगा इन केस
अगर उनके पास लैंड ना हो कि वो एग्रीकल्चर ही रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, तब जो वो एक मैंने आपको बताया इसकी प्राइमरी कंडीशन वो इस्टेब्लिश हो पाएगी और वो आसानी से एज एन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर पाएंगे। जो इसका प्रोसेस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही है। आप या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, एसएचजीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस हो सकती हैं जो ये फॉर्म कर सकती हैं। आपको सबसे पहले अपना जो है वो नेम रिजर्व कराना पड़ेगा जो आप एफपीओ का नाम देना चाह रहे हैं, और एफपीओ के नेम के एंड में हमेशा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगता है जिससे कि डिनोशन हो सके कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। नेम रिजर्व कराने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने अभी आपको मेंशन करे थे वो सारे फॉर्म्स में जाएंगे। फॉर्म जो रिलेटेड है वो INC 7 है, INC 22 एंड DIR 12, ये फॉर्म्स जाएंगे सारे। और उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन, जब आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे तो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एक चीज़ को और ध्यान रखिए, इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि 90 डेज़ के अंदर आपको डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लेना है। जो 5 डायरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ उनको इलेक्ट कर लेना है, और प्रॉपर तरीके से जो इसका स्टेटस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही होता है, बस जो डिफरेंट होता है कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो ये इजी टू फॉर्म होती है और ये बहुत बेनिफिटेड है क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो उन लोगों का है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दूसरा जो सोशल एंटरप्राइज में ऑप्शन है वो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत होता है, और ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7 या 7 से ज़्यादा लोग एसोसिएट होते हैं, और इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उससे ये पूरी सोसाइटी जो है वो फॉर्म की जाती है। जो सोशल डेफिनेटली हम सोशल एंटरप्राइज की बात करें तो इसके ऑब्जेक्ट जो हैं वो सोशल होते हैं। साइंस होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स, maintenance of libraries, military orphan funds, knowledge, maintenance of museum and galleries comes under society, grant for charitable assistance comes under society, or any other कॉज जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो तो सोशल पर्पस, उसके लिए आप सोसाइटी 7 लोगों से, 7 या 7 से ज़्यादा लोगों के साथ सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। सो सोसाइटी जो बेसिकली है वो फॉर्म्ड होती है जनरली एक सोशल कॉज के लिए, और इसका बेनिफिट यही है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम है, आप किसी, मान लीजिए अगर आप म्यूज़ियम रिलेटेड एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत क्लियर होता है। सोशल वेलफेयर तो डेफिनेटली होता ही है, और उस ऑब्जेक्ट के प्रति जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो बायलॉज और मेमोरेंडम होती है उससे वो पूरी सोसाइटी जो है वो गवर्न होती है। एक रजिस्टर्ड एंटिटी कहलाई जाती है, यानी कि एक लीगल आइडेंटिटी होल्ड करती है, और क्योंकि सर्टिफाइड है तो ये इट कैन बी स्यूड और बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है। और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जितने भी सोशल वेंचर हैं उनको टैक्सेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का, जैसे कि हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करी, वैसे सोसाइटी में कुछ ना कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स अगर आपकी एक्टिविटी उसके अंदर फॉल करती हैं तो आपको वो मिलता है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सोशल वेंचर है। अब इसके डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। सोसाइटी जो भी मैंने आपको कंपनी बताई थी वो तो पूरा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। www.mca.gov.in में जाएंगे तो आप ऑनलाइन पूरी फाइलिंग कर सकते हैं। सोसाइटी स्टेट अफेयर है, कई जगह ये ऑनलाइन मोड हो चुका है, कई जगह अभी भी ये ऑफलाइन प्रोसेस है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सब जगह हर स्टेट में सेम होते, 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होते, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हर जगह सेम होते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी कि जो 7 मेंबर्स आप रखेंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 7 मेंबर्स की नाम चाहिए होंगे, पैन कार्ड चाहिए होगा सारे मेंबर्स का, सारे मेंबर्स की फ़ोटो चाहिए होगी, सारे मेंबर्स का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया वो चाहिए होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे सोसाइटी गवर्न होती है, उसमें उसके बैंक के क्लॉज, उस सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो कैसे रन होगी, उसमें जो वो अथॉरिटीज़ होती हैं, उसमें साइनिंग अथॉरिटी क्या रहेगी, आपकी जो मीटिंग्स होंगी वो उसमें कोरम क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें वेल डिफाइंड होती हैं, और यही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये रजिस्टर्ड होते हैं।
उसके बाद एक कवरिंग लेटर के साथ और सेल्फ डिक्लेरेशन जाता है कि सारे पेपर्स जो हैं वो प्रॉपर हैं, एक डिक्लेरेशन जाता है। उसके साथ आप पूरे जो फॉर्म वो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे सबमिट कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि बहुत जगह ये ऑनलाइन है और अभी भी बहुत सारी जगह ये ऑफलाइन भी प्रोसेस है, तो इट इज़ टोटली अ स्टेट अफेयर। तो स्टेट वाइज ये डिफ़र होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा सोसाइटी का, वो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी जो आपकी गतिविधि है या जो आपका बिजनेस आप करने जा रहे हैं, जो भी आप सोशल एंटरप्राइज लेके आए उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे म्यूज़ियम के एग्जांपल को लेके चल रहे थे, तो अगर म्यूज़ियम आर्ट एंड गैलरी कुछ ऐसा नाम रखना चाह रहे हैं तो वो नाम आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर ड्राफ्ट करके, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे ड्राफ्ट करके कि सिंस इट्स एन स्टेट अफेयर तो स्टेट के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करके उसकी कवरिंग लेटर के साथ सारे जो डॉक्यूमेंटेशन उसे नोटराइज्ड करके आपको प्रॉपरली एक फ़ाइल सबमिट करनी होगी। अगर ये ऑफलाइन प्रोसेस है आपके स्टेट में, अगर ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो आप ऑनलाइन फाइल सबमिट करके एक फ़ाइल जो है वो ऑफलाइन भी जाएगी। और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया आपके पेपर से तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो ग्रांट कर देगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब एफपीओ की बात करी थी तो वो एमसीए से गवर्न थी और वहाँ पर आपका प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसे फोकस में रखिए। और सोसाइटी की बात करें तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और इसको स्टेट अफेयर समझ के ही फॉर्म करेगा। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। तीसरे पे आ जाए तो सेक्शन 8 कंपनी, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और जो सेक्शन 8 कंपनी है ये चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, चैरिटी पर्पस के लिए ही इनकॉर्पोरेट होती हैं, जो इनका सोल ऑब्जेक्ट होता है। ये भी कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इसे सेक्शन 25 कंपनीज कहते थे, अब इसे सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। 2013 जो अमेंडमेंट आया था उसके तहत। तो जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं ये भी, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी लिमिटेड होता है, यानी कि ये कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन है उसी के लिए ही फॉर्म करी जा सकती हैं। जैसे टू प्रमोट फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सिमिलर अदर ऑब्जेक्ट्स के तहत ही इनको फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियर होता है। जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आपको बता रही हूँ इनके ऑब्जेक्ट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं और ये इन्हीं के लिए फॉर्म करे जा सकते। तो इसलिए जो आपका है सेक्शन 8 कंपनीज फॉर्म करी जाती हैं। सेक्शन 8 कंपनी के फीचर की बात कर लूँ तो डेफिनेटली फर्स्ट फीचर इसका यही है कि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स की होती हैं। दूसरा, इसमें कोई मिनिमम शेयर कैपिटल बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एग्जाम्पशन भी आए थे कि कोई मिनिमम कैपिटल डिफाइन नहीं है, तो यहाँ भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी है। गवर्नमेंट इसमें लाइसेंस मिलता है आपको एज एन सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट करने का। डेफिनेटली टैक्सेशन प्रिविलेजेस तो हैं ही। यहाँ भी वही क्लॉज है कि आप इसे सोशल वेंचर है, आप इसे कन्वर्ट नहीं करते किसी अदर फॉर्म में। जब भी आप कन्वर्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो अगर आप कोई सोशल वेंचर लेके चल रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसको ध्यान रखिए कि प्रॉफिट मेकिंग है इसमें, लेकिन विद अ सोशल कॉज, यानी कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ। इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही होते हैं कि सारे आईडीज़ और एड्रेस प्रूफ। और इसमें भी मिनिमम, जैसे आपका एफपीओ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टेटस लेती है, बट उसमें कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो फीचर्स हैं वो नहीं है, इसमें है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस काम को शुरू कर सकते हैं और इसमें 2 मेंबर्स भी होंगे, तब भी आप एक सेक्शन 8 कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मिनिमम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक पेपर्स सेम है, आईडी, एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ देना है, कुछ फॉर्म्स हैं। अगर आपके पास डिन नंबर है, डेट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो सबसे पहले अपना डिजिटल सर्टिफिकेट, डीएससी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होता है, उसे बनवाएंगे, फिर आपका डिन बनेगा, देन यू कैन गो फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। यहाँ भी आप एक नेम सेलेक्ट करेंगे। उस नेम सेलेक्ट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद आपका जितना भी प्रोसेस है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ध्यान रख के पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टैम्प पेपर्स पे होते थे, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल्स हर जगह बैठे हुए हैं और
कोई बाउंड्रीज़ नहीं है आजकल एक प्रोफेशनल को दूसरे सिटीज़ की या कंट्री की सर्विसेज रेंडर करने में। तो यहाँ पर स्टैम्प पेपर्स वाली जो रिक्वायरमेंट होती थी वो हटा ली गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रोसेस डिजिटलाइज है। आप डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी सिग्नेचर लगते हैं आपके मेमोरेंडम में। जो पहले आप लोग फिजिकल साइन करते थे अब इलेक्ट्रॉनिकली जाते हैं। तो अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो ईजी तो हो गया है, लेकिन हाँ आपके लिए इजी तभी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होंगे। डॉक्यूमेंट्स बेसिक वही है, आईडी, एड्रेस, प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपको रखना है उसका प्रूफ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, या आपके नाम पे है तो रजिस्ट्री के पेपर्स। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें एक तो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देनी पड़ेगी, और इसका जो मेमोरेंडम होता है वो भी चेंज होता है नॉर्मल मेमोरेंडम से, क्योंकि सिंस इट्स फॉर चैरिटेबल पर्पस इसके मेमोरेंडम के क्लॉजेस थोड़े से डिफर होते हैं आपके नॉर्मल मेमोरेंडम की क्लॉजेस से। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सबसे पहले आप नेम अप्लाई करेंगे, आप अपना डिजिटल सिग्नेचर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डिजिटल सिग्नेचर बनवाएंगे, डिन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेंगे। फिर उसके बाद आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार इशू करता है आपको। उस सर्टिफिकेट के समय आपको मेमोरेंडम सबमिट करना होगा उसके अटैचमेंट में, प्लस आपको आपका जो स्टेटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगले 3 साल की आपको एक एस्टिमेटेड देनी पड़ेगी। और तब आपको क्यों लाइसेंस चाहिए उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको लाइसेंस मिलता है और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सारे जितने फॉर्म्स आप जाते हैं वो सारे फॉर्म्स जाएंगे और प्रोसेस उसके बाद सेम हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। एसपीवी हमने अक्सर सुना होगा, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई टेंडर स्पेसिफिकली भर रहे होते हैं या किसी गवर्नमेंट स्कीम पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। हम सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होती हैं और ये सोशल एंटरप्राइज में कैसे हैं। एसपीवी जो होती हैं जैसे कि नाम उसका बोल रहा है, ये पर्पसली बनती है, एक मकसद के लिए, एक पर्पस के लिए इनको फॉर्म किया जाता है ताकि ये जो अपनी पेरेंट कंपनी है, जो रियल कंपनी है, उससे डिफ्रेंशिएट कर सके। इसलिए तो जो एसपीवी की जो लीगल एंटिटी होती है डेफिनेटली उसके पेरेंट कंपनी से सेपरेट होती है और रिस्क को आइसोलेट करने के लिए बनती है। लेकिन एसपीवी का कोई मोड नहीं होता। मतलब आप हैरान होंगे एसपीवी का कोई मोड नहीं होता तो ये होती क्या है। इनविजिबल तो डेफिनेटली नहीं होती है। एसपीवी का कोई मोड नहीं होता, यानी कि हर जो स्कीम्स हैं या जो प्रपोजल हैं या जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली एसपीवी फॉर्म होती है। जैसे कुछ स्कीम्स में कहा जाता है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं वो कोई जॉइंट वेंचर भी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी हो सकती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम पे ये कहा जाता है कि जो एसपीवी है वो सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी भी हो सकती है, एसएचजी भी हो सकती है। यानी कि जो आप एज एन एसोसिएशन, एज एन एंटरप्राइज, आप अगर किसी वेंचर पे या किसी पर्पस पे जाना चाह रहे हैं और उस पर्पस या वेंचर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई और एसोसिएशन आप या कोई और एंटरप्राइज को फॉर्म कर रहे हैं तो वो उस पर्पस, उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गई जो आपके ऑब्जेक्ट को एंड रिजल्ट तक पहुंचाएगी, आपसे अलग होके, आप पे रिस्क नहीं लाके, और उसकी टोटल जो इनकम का कंप्यूटेशन है वो एसपीवी के मोड पे होगा। तो एसपीवी सिंपल तौर पे से मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है कि एनजीओ होती है। ये टर्म्स टू टर्म्स डिफर होती है, जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट प्लेस्ड हो वो वैसे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज हम क्लस्टर फंडिंग की भी बात करेंगे, उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो भी फंड दिया जाएगा वो एसपीवी को दिया जाएगा। और वो एसपीवी कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या एसएचजी हो सकती है, या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हो सकती हैं। तो वहाँ पर एसपीवी ये सारी इंस्टीट्यूट हो सकती है। तो एसपीवी एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पेरेंट कंपनी या पेरेंट एंटरप्राइज से अलग होता है।
जैसे कि अगर मैं पर्पस की बात करी है तो प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन, रिस्क को आइसोलेट करने के लिए, एसेट्स की ओनरशिप के लिए। कई बार एसपीवी केवल फॉर्म हो जाती हैं किसी की ओनरशिप के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक एंटरप्राइज, एक सोशल एनजीओ होल्ड कर रही हूँ, सोसाइटी होल्ड कर रही हूँ, उसमें मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कोई चीज़ मिल गई है गवर्न करने के लिए। जो हम म्यूज़ियम का एग्जांपल ले रहे थे, उसी में मुझे एक और म्यूज़ियम या एक और जगह का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन उनका ये डिमांड है कि हम उसे एसपीवी के थ्रू करें। हम एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज बिड कर सकते हैं बट वो हमें मिलेगा नहीं, हमें उसके लिए एक सेपरेट एंटरप्राइज फॉर्म करनी पड़ेगी एक्सक्लूसिवली उसके लिए। तो ये यहाँ पर रोल आ जाता है एसपीवी का। तो एसपीवी जो है कहीं ना कहीं एसेट की ओनरशिप पे भी हो सकती है, रिस्क को आइसोलेट करने के लिए भी हो सकती है, डायरेक्टर जो डायरेक्ट ओनरशिप है उसको चेंज करने के लिए भी हो सकती हैं, और इजीली क्रिएट होती हैं टू आइसोलेट रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को आइसोलेट करने के लिए। तो ये रोल होता है एसपीवी का। ये जो सोशल एंटरप्राइज के बारे में आज हमने बात करी, उसका बस एक ही मकसद था कि सोशल वेंचर एक सोशल पर्पस के लिए भी होता है, जो पूरी तरीके से सोशल है, जहाँ पर आप जो प्रॉफिट है उसे सोशल एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। यहाँ पर जितनी भी एंटरप्राइज की बात करी, यहाँ पर प्रॉफिट उठाना मना है। यहाँ पर आप प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपको उन्हीं एक्टिविटीज़ में लगाना है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग होना मना नहीं है। आप प्रॉफिट डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं, आप प्रॉफिट उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस तभी सस्टेन करा पाएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट आपको सोशल कॉज के लिए ही करना होगा, जिस पर्पस के लिए आपने ये सोशल एंटरप्राइज को फॉर्म किया। तो आज के सेशन का जो मकसद था वो यही था कि आप तक जो सोशल एंटरप्राइज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको पहुंचाया जाए। तो आशा करती हूँ कि इस सेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सोशल एंटरप्राइज का मतलब क्या है, और सोशल एंटरप्राइज भी प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं सस्टेन करने के लिए फॉर सोशल पर्पस। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नमस्कार।